तमिलनाडु के करूर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक्टर से राजनेता बने थलपति विजय की एक रैली में भगदड़ मच गई। इसमें 41 लोगों की जान चली गई। कैसे हुआ हादसा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एशिया कप में जीत के बाद किसने क्या कहा, सब बताएंगे। तो वहीं तिलक वर्मा कौन है, कहां से आते हैं, कैसी रही उनकी लाइफ जर्नी, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी आई लव मोहम्मद पर बढ़ते विवाद को लेकर, कैसे ये आंदोलन और हिंसक होता जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे लद्दाख की, जहां कारगिल के एक वीर की जान लद्दाख के आंदोलन में चली गई। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। सत्ताईस सितंबर 2025 तमिलनाडु का करूर इलाका, शाम का वक्त था। हजारों की भीड़ मौजूद थी। वे अपने पसंदीदा एक्टर, जो अब राजनेता बन गए हैं, उनको देखने आए थे। लेकिन कुछ वक्त बाद ही पूरी तस्वीर बदल गई। इस रैली में भगदड़ मच गई। भगदड़, चीख पुकार और भागते लोग, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के चीफ और सुपरस्टार विजय की पॉलिटिकल रैली एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें 23 महिलाएं और 18 पुरुष शामिल हैं। इस घटना ने सिर्फ जानें नहीं ली, बल्कि राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भीड़ को संभालने की तैयारी नाकाफी थी? क्या बिजली कटने से लोगों में घबराहट मची? या फिर जैसा टीवीके का आरोप है कि ये किसी साजिश का हिस्सा था? अब इस हादसे को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। टीवीके का कहना है कि रैली से पहले ही उन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग को चेताया था। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक 26 सितंबर को करूर वेस्ट जिला सचिव की तरफ से एक चिट्ठी बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा था कि थलपति विजय 27 सितंबर 2025 को वेलुचमीपुरम एरोड रोड करूर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी भीड़ आने की संभावना है। सुरक्षा को देखते हुए नेता के भाषण के समय ही बिजली काट दी जाए। लेकिन बिजली विभाग की चीफ इंजीनियर राजलक्ष्मी ने साफ कहा कि रिक्वेस्ट आई थी, पर हमने मंजूर नहीं की। राज्य सरकार की फैक्ट चेक टीम ने भी यही कहा। उनका कहना है कि कार्यक्रम के दौरान कोई पावर कट नहीं हुआ। जो थोड़ी देर के लिए लाइट डिम हुई थी, वह पार्टी के अपने जनरेटर की दिक्कत थी। अब टीवीके के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब एक साजिश थी, जिसमें पुलिस और एक लोकल नेता के गुंडों की मिलीभगत है। पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत की है। एडीजीपी डेविडसन देव सिरवत्थम ने मीडिया को बताया टीवीके ने शुरुआत में लाइट हाउस राउंडाना में रैली की परमिशन मांगी थी। वहां पेट्रोल पंप और अमरावती नदी का पुल होने के कारण परमिशन नहीं मिली। फिर पार्टी ने एक और जगह मांगी, जो भीड़ के हिसाब से ठीक नहीं लगी। इसलिए पुलिस ने वही जगह सुझाई जहां हाल ही में 12,000 से 15,000 लोगों की कार्यक्रम हो चुका था। पुलिस ने कहा कि पार्टी ने 12,000 लोगों की परमिशन ली थी और उसी हिसाब से पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन भीड़ उससे कहीं ज्यादा आ गई। पुलिस ने पत्थरबाजी और बिजली कटने के टीवीके के दावों को गलत बताया है। एडीजीपी ने कहा कि नमक्कल से भीड़ आने और कार्यक्रम में देर होने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई। किसी ने पत्थर नहीं फेंके। इस हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज अरुणा जगदीशन को जांच आयोग का प्रमुख बनाया है। जज ने खुद करूर के सरकारी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घायलों के लिए पूरा इलाज मुफ्त कराने का ऐलान किया है। लेकिन इस पूरे मामले ने राजनीति को भी गरमा दिया है। 28 सितंबर को डीएम के सांसद कनिमोझी करूर पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से घर घर जाकर मुलाकात की और सरकार की तरफ से मिले 10 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने मीडिया से कहा, कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री, सबको शर्तें माननी होंगी। मुख्यमंत्री ने एक आयोग बनाया है, रिपोर्ट का इंतजार करें। बीजेपी नेता के अन्नामलाई भी 28 सितंबर को करूर पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है और सीबीआई जांच की मांग की। केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि ये चौंकाने वाली घटना है, जांच होनी चाहिए, पीड़ित परिवारों की मदद होनी चाहिए और देश में कहीं भी ऐसी घटना फिर ना हो। राहुल गांधी ने 28 सितंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को फोन कर हादसे के बारे में पूछा और अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने विजय को भी कॉल किया और पीड़ित परिवारों के लिए शोक जताया। स्टालिन ने बाद में ट्वीट कर राहुल गांधी का धन्यवाद किया। हादसे के तुरंत बाद विजय को करूर छोड़ने के लिए कहा गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने मौखिक तौर पर सलाह दी कि राजनीति को किनारे रखकर स्थिति को संभालने पर ध्यान दें। इसलिए विजय 28 सितंबर की रात चेन्नई लौट आए। वे इस हादसे से बेहद सदमे में हैं। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि उन्होंने हादसे के बाद से कुछ नहीं खाया है। वे लगातार अपनी लीगल टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। 29 सितंबर की सुबह एक और चौंकाने वाली खबर आई। नीलनकरई स्थित उनके घर पर बम धमकी का अलर्ट मिला। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बम स्क्वाड और स्निफर डॉग ने हर कोने की जांच की। जानकारी के मुताबिक वहां पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है।
करूर भगदड़ के एक पीड़ित ने कोर्ट से मांग की है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक टीवीके की रैलियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। डीएमके आईटी सेल ने दावा किया है कि पुलिस टीवीके के जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुना को ढूंढ रही है। इसके अलावा द रूट सोशल मीडिया के जगदीश और बाउंसर नदीम की भी पुलिस को तलाश है। राजनीति में नई पारी खेलने निकले विजय के लिए एक बड़ा झटका है। एक तरफ 41 परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं, दर्जनों घायल हैं। दूसरी तरफ पार्टी पर भी सवाल है। सरकार कह रही है कि उसने पूरी तैयारी की थी, पार्टी कह रही है कि साजिश हुई। हाईकोर्ट, सीबीआई और ह्यूमन राइट्स में मामला पहुंचा है। जांच आयोग काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री करूर पहुंच रहे हैं। विजय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इतनी तैयारी, इतना अनुभव, इतने नियम कायदे कानून के बावजूद ये हादसा हुआ क्यों? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अगली खबर क्रिकेट से जुड़ी है। भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है। लेकिन जीत के बाद जो नज़ारा देखा वो क्रिकेट के मैदान पर बहुत असामान्य था। पूरी टीम फोटो खिंचवाते वक्त बिना कप और मेडल के खड़ी थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मुखिया और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने एक टूर्नामेंट के दौरान भड़काऊ पोस्ट भी डाली थी जो भारत के खिलाफ थी। इसी को लेकर भारतीय टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि वे उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। लेकिन मैच के बाद जो पुरस्कार वितरण हुआ वह 1 घंटे से ज़्यादा देर तक खिंचता रहा। भारत ने एसीसी को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे ट्रॉफी अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से लेना चाहते हैं। लेकिन नकवी ने यह अनुमति नहीं दी। दोनों पक्ष अड़ गए और आखिर में नकवी ने ट्रॉफी और मेडल अपने होटल ले जाने का आदेश दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने टीम के रूप में यह तय किया कि वे ट्रॉफी नकवी से नहीं लेंगे। किसी ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विजेता टीम को ट्रॉफी मिली ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए असली ट्रॉफी उनके साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हैं जिनके साथ वे एशिया कप का सफर तय कर पाए। इस बीच पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ हमें बल्कि क्रिकेट को भी अपमानित कर रहा है। अगर बाकी टीमें भी यही करने लगें तो क्या होगा? खिलाड़ी रोल मॉडल होते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी नकवी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एएनआई से कहा, नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने होटल लेकर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी और मेडल जल्द हमें लौटाए जाएंगे। सैकिया ने यह भी कहा कि नवंबर में दुबई में होने वाले आईसीसी कॉन्फ्रेंस में भारत इस मुद्दे पर औपचारिक विरोध दर्ज कराएगा। फाइनल में भारत की जीत शानदार रही। पाकिस्तान की पारी 113 पर 1 विकेट से 146 पर पूरी सिमट गई। भारत ने लक्ष्य 19.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने 69 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया। हालांकि जीत के बाद ट्रॉफी और मेडल की जगह भारतीय टीम ने अपने अंदाज में जश्न मनाया। भारतीय टीम का कहना है कि उसने सिद्धांत के आधार पर यह कदम उठाया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इसे खेल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है। विवाद चाहे जो भी हो, इस जीत के बाद भारतीय टीम बिना कप और मेडल के ही मैदान से बाहर निकली। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या एसीसी या आईसीसी इस मामले पर कोई कार्रवाई करेगा और ट्रॉफी मेडल भारतीय टीम को कब लौटाए जाएंगे। अगली खबर में भी हम बात एशिया कप की ही करेंगे, लेकिन इस खबर में बात होगी उस खिलाड़ी की जिसने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटा दी। तिलक वर्मा। हैदराबाद में 8 नवंबर 2002 को जन्मे तिलक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता इलेक्ट्रीशियन हैं और मां गृहिणी। सीमित संसाधनों के बीच तिलक ने अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा किया। कोच सलाम बादशाह ने उन्हें टेनिस बॉल क्रिकेट से उठाकर हैदराबाद की जूनियर टीमों तक पहुंचाया। अंडर 16, अंडर 19 और रणजी में लगातार प्रदर्शन के बाद 2022 में उन्होंने भारतीय टीम में कदम रखा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा और यहीं से तिलक ने पहचान बनाई। रोहित शर्मा की कप्तानी मिडिल ऑर्डर में उन्होंने निडर बल्लेबाजी की और कई मौकों पर टीम को संकट से भी बाहर निकाला। शुरुआती सीजन में ही उन्होंने 397 रन बनाए और स्ट्राइक रेट व शॉट चयन की खूब तारीफ हुई। तिलक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और कभी कभी ऑफ स्पिन भी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव में टिककर खेलना है। एशिया कप 2025 के फाइनल में भी यही हुआ। भारत 10 रन पर 2 विकेट खो चुका था और संकट में था। तब उन्होंने 69 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इस पारी ने उन्हें मैच का हीरो बना दिया और मिडिल ऑर्डर में उनका स्थान और मजबूत हो गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में तिलक पहले ही बड़े मैचों के लिए तैयार हो चुके थे। घरेलू क्रिकेट में वे 7 शतक और 12 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनका औसत 50 के करीब है। कवर्स के ऊपर ड्राइव हो या मिड विकेट पर पुल, तिलक के पास शॉट्स की पूरी रेंज है। साथ ही वे रन बनाते समय सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि संजू सैमसन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के बीच उन्हें मिडिल ऑर्डर में लगातार मौका मिल रहा है। क्रिकेट एनालिस्ट संजय मांजरेकर कहते हैं, तिलक ने दबाव में जो पारी खेली वह दिखाता है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में जो झलक मिली थी अब वही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मिलीवाड़ा इलाके में 28 सितंबर की रात
माहौल उस समय बिगड़ गया जब सड़क किनारे बनी एक रंगोली पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ मिला। इस ग्राफिटी का वीडियो 29 सितंबर की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुस्लिम युवकों ने आक्रोश जताते हुए अहिल्यानगर संभाजीनगर हाईवे को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने पास के थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और रंगोली बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन प्रदर्शनकारी ने गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा और तोफखाना थाने के अंतर्गत कोटला इलाके में धरने पर बैठ गए। 29 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पथराव की घटनाएं हुई और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अहिल्यानगर पुलिस के मुताबिक हालात अब नियंत्रण में हैं। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिंसा के मामले में एक नई FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर कहा कि समाज में जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई हमें वैसे ही बांटने की कोशिश कर रहा है जैसा लोकसभा चुनाव के समय हुआ था। हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है। यह घटना तब सामने आई जब आई लव मोहम्मद नारे को लेकर देश के कई हिस्सों में विवाद और प्रदर्शन चल रहे हैं। इसकी शुरुआत कानपुर के बरावफात जुलूस के दौरान हुई थी। अब यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक फैल चुका है। बरेली और नागपुर में झड़पें हुई, जबकि उन्नाव, लखनऊ और हैदराबाद में बड़े प्रदर्शन देखे गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। उनके इस बयान के बाद मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल सतर्क है ताकि हालात दोबारा ना बिगड़ें। आखिरी खबर लद्दाख से आई है। लेह से करीब 8 किलोमीटर दूर सबू इलाके की पहाड़ी पर बने सेवांग थारचिन के घर में माहौल गमगीन है। 46 साल के थारचिन का शव घर में रखा है। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से थारचिन की मौत हो गई थी। राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद पुलिस ने गोलीबारी की थी। 4 लोगों की मौत हुई थी। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि आगे ऐसी घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। थारचिन ने 1996 से 2017 तक लद्दाख स्काउट में हवलदार के रूप में सेवा की थी। वे कारगिल युद्ध में भी शामिल रहे थे। रिटायरमेंट के बाद वे लेह में कपड़ों की दुकान चला रहे थे। उनके 74 वर्षीय पिता स्ताजिन नामग्याल कहते हैं, मेरा बेटा देशभक्त था। उसने दहटॉप और टोलोलिंग पर पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान हमारे बेटे को नहीं मार सका, लेकिन हमारी ही फोर्स ने उसकी जान ले ली। नामग्याल खुद भी कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक रहे हैं। 2002 में सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं। वे कहते हैं, मेरे बेटे ने 4 बार सियाचिन में सेवा की। हम सब सेना से जुड़े हैं। थारचिन के बेटे आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं और वह चाहता था कि वे भी सेना में जाएं। क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? थारचिन के परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 16 साल का है। थारचिन के एक रिश्तेदार बताते हैं, वे सेना में हथियार प्रशिक्षक भी रहे। परिवार का आरोप है कि थारचिन को गोली लगने से पहले पीटा भी गया था। उनके शरीर पर डंडों के निशान हैं। यह हत्या है, ये उनके परिजन ने कहा। उनकी पत्नी मांग कर रही हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। किसने फायरिंग की, किसने आदेश दिया, भीड़ को आंसू गैस और रबर बुलेट क्यों नहीं दिया गया? हम स्तब्ध हैं, हमारे अपनों को ही मार डाला। थारचिन के छोटे भाई जो इंजीनियर है, घर आने वालों की देखभाल कर रहे हैं। वे कहते हैं, हर युद्ध में हम लद्दाखी सेना के लिए सहयोग देते हैं। हमारे लोग पोर्टर गाइड बनते हैं, हमारे युवा सैनिक बनते हैं, महिलाएं खाना बनाकर सेनाओं को खिलाती हैं। अब हमें ही देशद्रोही कहा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार की बेरुखी ने उनके भाई की जान ले ली। उन्होंने आगे कहा, लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी ज़मीन और अर्थव्यवस्था पर हक, अपनी संस्कृति की रक्षा, और इसका जवाब गोलियां चलाकर और सोनम वांगचुक जैसे नेताओं को जेल में डालकर दिया जाता है। थारचिन के पिता कहते हैं, मेरे बेटे ने लद्दाख के लिए अपनी जान दे दी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। आज का जिस्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।